नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम अपने इस समास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो था समास में द्वंद्व समास को जान लिया था। उसके 3 भेद मैंने आपको बताए थे, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है ना। तो ये जो हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास है, यही पार्ट हमारा बचा हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का अध्याय, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समास का तीसरा भेद। वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक मतलब विकल्प। विकल्प तो आप जानते हैं, 4 विकल्प होता है जिसमें से कोई एक सही होता है। ठीक इसी तरह से ये वैकल्पिक द्वंद्व समास ही है। इसका नाम विकल्प के ही आधार पर रखा गया है। ठीक, जहां दोनों पदों में से एक समय पर, दोनों में से एक समय पर एक ही पद प्रधान होगा और इसके बीच में या लगाकर विग्रह किया जाएगा, या अथवा। तो मैंने क्या बोला? जहां दोनों पदों में से एक समय पर एक ही पद प्रधान होता है, इसके बीच में या अथवा लगाकर विग्रह किया जाता है। ठीक है, जैसे हार या जीत। ठीक, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। तो लिखते हैं हम, जहां दोनों पदों में एक बात और आपको बताते हैं। ये जो द्वंद्व समास है, अपना पिछले अध्याय जो हमारा छूट गया था, कुछ टेक्निकल कारण से हम इसको नहीं पढ़ा पाए थे आपको, इसलिए आज हम यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा समाज का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगले अध्याय पर चलेंगे। तो जहाँ दोनों पदों में से एक समय पर एक ही पद प्रधान हो, जहाँ दोनों इसमें दोनों पदों में से एक पद प्रधान होता है। ठीक, इसे इसमें दोनों पदों में से एक पद प्रधान होगा, इसमें या अथवा लगाकर विग्रह किया जाएगा। ठीक, उदाहरण, हार या जीत। ठीक है ना। याद रखिए, इसका चिन्ह रहेगा, या शब्द लगा रहेगा, अथवा लगा रहेगा, तो कौन सा होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक नहीं दिया हुआ है तो केवल द्वंद्व समास होगा। ठीक है ना। इसमें हमको दोनों तरीके से याद करना है। पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कौन सा समास है, हार या जीत कौन सा समास है?
तो आप विग्रह करेंगे। अगर हमको या लगा मिल गया, अथवा लगा मिल गया, और ऑप्शन में एक विकल्प में ये भी रखा हुआ है, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास इसका हमारा उत्तर होगा। अगर विकल्प के रूप में ये नहीं दिया है, द्वंद्व समास है, हमारा द्वंद्व समास ही उत्तर होगा। ठीक, जैसे छोटा बड़ा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जिसमें योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह जिसमें लगा होगा तो वो द्वंद्व समास होगा। तो इसके तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि योजक चिन्ह इसमें लगा है तो मतलब ये द्वंद्व समास है। अब कौन सा द्वंद्व समास है तो ये हमको विग्रह करने पर पता चलेगा। तो विग्रह करेंगे तो छोटा या बड़ा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। हम जब विग्रह करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि ये द्वंद्व समास में कौन से भेद का समास होगा। तो कौन से भेद का? वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में, वैकल्पिक द्वंद्व समास में, मतलब द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास में ही कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो संख्यावाची होते हैं। जबकि मैंने आपको पिछली क्लास में द्विगु समास में बताया था कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद उसके पूरे समूह का व्यक्त करता हो या बताता हो, तो कौन समास होगा? द्विगु समास। लेकिन इसमें द्वंद्व में भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो संख्यावाची तो हैं लेकिन द्विगु नहीं है, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन से हैं आइए हम आपको बताते हैं। नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो द्वंद्व समास में एक नोट बनाकर आप लिख लीजिए कि इस समास में वे सभी संख्याएं भी आती हैं इस समास में वे सभी संख्याएं आती हैं। सभी संख्याएं कौन कौन सी बताता हूं मैं, जिनका प्रयोग हम द्वंद्व समास में करते हैं, ना कि द्विगु समास में। जैसे 4 5, उदाहरण के लिए हमने ले लिया 4 5, 4 या 5, या तो 4 होगा या 5 होगा। 4 और 5, 4 या 5, और का भी प्रयोग हो रहा है, इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक, या का प्रयोग हो रहा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। इसमें दोनों समास प्रयुक्त होंगे, 4 या 5। 4 और 5, 4 और 5 में हम विग्रह नहीं कर सकते, सिर्फ 4 या 5 में ही करेंगे। ऐसे ही है एक 31, इसका हम पहले विग्रह करें, 4 5 का विग्रह करें तो क्या होगा? 4 या 5। 30 का विग्रह करेंगे तो 30
एक, 30 और 1, 31, 92, 26, 10, 20। ठीक, ये सब क्या होंगे? जैसे 10, 20 लिख दिया, 10, 20। योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास है। संख्या बाकी है, द्विगु समास है। द्विगु समास नहीं होगा ये, ऐसा मत करना, नहीं तो आपको ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा द्वंद्व समास होगा। 10, 20, 10 या तो 20। ठीक, इसमें भी यह जुड़ गया, कौन सा हो गया? वैकल्पिक, या तो 10 है या तो 20 है, दो में से कोई एक ही होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या ले लें? रोटी, कपड़ा, मकान। नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। हमने उदाहरण दे दिया आपको, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। विग्रह क्या होगा? रोटी, कपड़ा और मकान। और आ गया तो कौन समास हुआ? इतरेत्तर द्वंद्व समास। कौन समास? इतरेत्तर द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास क्या होता है था? जिसमें आदि लगा हो, आदि इत्यादि लगा हो। ठीक, और वैकल्पिक में विकल्प के रूप में लिखा है। ठीक, छोटा होगा, बड़ा होगा, हार होगी, जीत होगा। ठीक है ना, 10 होगा, 20 होगा, ऐसे। रोटी, कपड़ा, मकान। इसी में एक उदाहरण और शामिल है। लाल, बार और पाल। ठीक है ना, तो ये हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास यहाँ तक होता है। ठीक है ना, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। हमारा कल ये 5वां नंबर का था द्वंद्व समास। अब हम 6वां स्टार्ट करेंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, ये बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर, जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा प्रधान हो, ठीक, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा पद प्रधान हो। परिभाषा लिख लीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा पद प्रधान हो, कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसके शब्दों में उभय पद अप्रधान समास को बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में जो हम इसकी बात करें तो उभय पद अप्रधान समास को, उभय पद दूसरे शब्दों में
उभय पद अप्रधान समास को ठीक, परिभाषा में भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये दे दिया, पूछ लिया ये कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास होगा। दूसरे शब्दों में भी आपको कह दिया कि उभय पद अप्रधान किसे कहते हैं, तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। उन प्रसिद्ध इतिहासकार, इसमें क्या क्या शामिल है, तो उन प्रसिद्ध इतिहासकार नगरों के नाम भी आते हैं जिन्हें किसी के द्वारा बनाया या आबाद किया गया हो, या तो बसाया गया हो या उसे आबाद किया गया हो। तो कौन कौन से शामिल होंगे, इसको आप ले लीजिए, मैं बताता हूँ। इस समास में उन प्रसिद्ध नगरों के नाम भी आते हैं जिन्हें किसी के द्वारा बसाया या आबाद किया गया हो, जैसे हैदराबाद, हैदराबाद हैदर अली के द्वारा आबाद किया गया, ठीक, हैदर अली के द्वारा आबाद किया गया। ठीक, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया हैदराबाद, तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने इसे आबाद किया था। ठीक, ऐसे जयपुर हो गया, जयपुर में कौन है, तो राजा जयसिंह के द्वारा वह आबाद किया या बसाया गया। जोधपुर हो गया, ठीक, तो राव जोधा द्वारा बसाया गया पुर। जोधपुर में क्या हो जाएगा, राव जोधा द्वारा बसाया गया पुर। ठीक, ऐसे ही आता है इसमें कुछ, इसमें जो तीसरे पद के प्रधान की बात हम कर रहे हैं, इसमें दो पद प्रधान ना होकर अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो जैसे आप इसमें ले लीजिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्रमा जिसके शिखर पर है, अर्थात वो कौन है, तो शिव जी। तो तीसरा पद प्रधान यहाँ पर कौन होगा, शिव जी, ठीक है ना। कोई प्रसिद्ध इतिहासकारी, ठीक, कोई अगर नगर आया है, कोई अगर नगर का नाम आता है जिसे किसी के द्वारा बसाया गया हो,
तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। और जो दो पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा पद प्रधान होगा तो वह कौन सा होगा समास? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, इसे इन दोनों परिभाषाओं को आपको याद रखना है, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़। ठीक है। इस तरह से हो गया शूलपाणी, शूल है जिनके हाथों में, किसके हाथों में है? शिव जी के हाथों में है। ठीक। पंचानन, पंच है जिनके आनन, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। ठीक। मुरारी, मुर राक्षस है जो अरी, मुरारी। तीसरा पद हमेशा प्रधान होगा, याद रखिएगा। बहुव्रीहि समास जहाँ होगा, जब आप इसको विग्रह करेंगे तो दोनों पद को प्रधान ना होकर वहां कोई तीसरा पद होगा जो वहां पर इंपॉर्टेंट दे रहा होगा। तो यहाँ पर कौन तीसरा पद है इंपॉर्टेंट? शिव जी। चंद्रशेखर में कौन होंगे? तो शिव जी। चंद्र है जिनके शिखर पर, अर्थात शंकर जी, शिव जी, भोलेनाथ। ठीक है ना। चंद्रशेखर तीसरा पद हो रहा है प्रधान। चंद्र और शिखर ये दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद कौन से हो गए? शंकर जी। ठीक। तो ये यहाँ पर प्रधान हो गए। तो इसका पूरा वाक्य क्या होना? चंद्रशेखर। चंद्रचूड़, चंद्रमा है जिनके चूड़ पर, चूड़ मतलब सर की ऊपरा हिस्सा, चूड़ उसको बोलते हैं। तो इसमें भी कौन शामिल हो जाएंगे? शिव जी। ठीक। ऐसे ही एक दंत, एक दंत कौन है? गणेश जी। तीसरे पद प्रधान कौन हो रहे हैं यहाँ पर? गणेश जी। ठीक है ना। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास रहा। आप इसकी परिभाषा को याद रखिएगा कि दो पद हमेशा प्रधान ना होंगे, इसमें अन्य तीसरा होगा। तो इस तरीके से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, विग्रह करने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि कोई इतिहासकारिक नगरों के नाम आते हैं तो उसमें किसी के द्वारा या तो बसाया गया होगा या किसी के द्वारा आबाद किया गया होगा। ठीक है। और बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए आपको। जो भी अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ताकि वहाँ पर समझा सकूँ। ठीक है ना। चलिए, चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।